खास तौर पे हमारे नौजवानों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं तो ये बोलूँगा कि कश्मीर के नौजवानों ने तो अपना बचपन देखा ही नहीं। इन जवानों ने तो आँख खोली तो ग्रेनेड के धमाके से या गोलियों की बूछार में। 1971 की वॉर, इंडो पाक वॉर जी। और आप जान के ये हैरान होंगे कि अनवर जी उस जंग के हिस्सा रहे हैं। बोली कि बेटे याद रखना, क्रिमिनल एंटी नेशन जो गद्दारी होते हैं इनका कोई मजहब नहीं होता है। What do you think? Is war an option? No, war is not any option of any solution. जी। एक फौजी कभी रिटायर भी नहीं होता है, वो रिटायर होता है, यानी कि सिर्फ वर्दी उसकी उतर जाती है। वर्दी उतरने के बाद भी उसमें वही सिंस है। हम रात को सोए थे बैंकर में, तो 2:30 बजे रात को हमने कुत्ते की भूंकने की आवाज़ सुनी। तो मैंने उसको बोला यार कुत्ते भूंक रहे हैं जी। तो उसने बोला यार कुत्तों का काम ही है भूंकना है। हाँ। मैंने बोला नहीं, इनकी आवाज़ अलग है। उसने बोला क्या आवाज़ समझ रहा है? तो मैंने बोला यार पहले जो रात को भूंकते थे, नॉर्थ से कुत्ता भूंकता है, साउथ वाला उसको बोलता है ओके, ईस्ट वाला भूंकता है तो वेस्ट वाला उसको बोलता है ओके एरिया ठीक है, मगर ये भूंकने की आवाज़ अलग है। दूसरे दिन जब हम गांव में गए तो हमने देखा है, हमने पता किया इधर उधर से कि पार से पीओके से कुत्ता एक बॉर्डर क्रॉस करके आया था और उसको यहाँ के कुत्तों ने भगाया था, उसको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया। तो अकत एक फौजी होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता है। एक ही मोर्चे में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं, वो चारों एक ही मोर्चे में होते हैं, ये सोच करके भाई हमें सिर्फ अपनी देश की सेवा रखवाली करनी है। तो उन्होंने बोला लास्ट ईयर हमने 14 अगस्त ऊपर पोस्ट पर मनाया था, अब हम यहाँ नीचे गांव में मनाना चाहते हैं। विदिन 6 आवर्स 4 पोस्ट हमारी, वो बिहार रेजिमेंट थी उस टाइम पर, एक सिख रेजिमेंट थी, आई रिमेंबर सो। तो 6 घंटों में 4 पोस्ट हमने ली। जो मुझे याद है सिटल के उन पोस्टों का नाम था, जब तक वो पाकिस्तान के पास थे, वंजल 1, वंजल 2, वंजल 3, वंजल 4। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं आवाज़े दिल पर, जहाँ पे मेरी कोशिश रहती है कि आपकी दिल की आवाज़ मेरे अल्फाजों के थ्रू बयां हो। तो दोस्तों आज एक बहुत ही खूबसूरत और एक प्राइडफुल डे है। आज है इंडिपेंडेंस डे, यानी कि 15 अगस्त, 79th इंडिपेंडेंस। आज का दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, यानी कि इंडिपेंडेंट हुआ था। और आज इस प्राइड के मौके पे मेरे साथ एक ऐसे ही प्राइड वाली पर्सनालिटी मौजूद है जो वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ हैं अनवर जी। अगर मैं अनवर जी की बात करूं तो 1967, जी हाँ 1967 में इन्होंने आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन की, और ये कहीं और से नहीं है, ये हमारे कश्मीर के ही ज़मीन से है, कश्मीर के बारामूला के ओल्ड टाउन से। जी हाँ दोस्तों, वही ओल्ड टाउन जो अपनी ना जाने पता नहीं कितनी कहानियों के कारण हर किसी की ज़ुबान पे रहता है। तो पहले तो अनवर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे शो पे आए। तो अनवर जी, जैसे कि आपके बारे में मैंने सुना हुआ है कि अगर मैं वॉर्स की बात करूं, क्योंकि हमारा जो देश है वो स्वतंत्र ही तब हुआ जब इतनी सारी जंगों के बाद, ब्रिटिश रूल के बाद, और ना जाने कितनी जो है जंगें लड़नी पड़ी हमारे देश को स्वतंत्र होने के लिए। और उनमें से अगर मैं जंगों की बात करूं तो उनमें से एक आती है 1971 की वॉर, इंडो पाक वॉर। और आप जान के ये हैरान होंगे कि अनवर जी उस जंग के हिस्सा रहे हैं, और आज हमें ये सुनहरा मौका मिला है इनसे ये बात करने का। तो अनवर जी, मैं जानना चाहूँगी आपसे, अगर मैं 1971 की बात करूँ, जैसे कि आपने जो फोर्स है वो 1967 में ज्वाइन की। बिल्कुल। तो जब आपने 1960 में वो 67 में फोर्स ज्वाइन की, और उस वक्त की अगर मैं बात करूँ तो उस वक्त कश्मीर के हालात शायद उतने अच्छे नहीं थे कि अगर आप कोई आर्म्ड फोर्सेस या कोई ऐसी एजेंसी ज्वाइन करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी पे बनाती है, लेकिन उस टाइम भी आपने एक ऐसा स्टेप लिया। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये स्टेप आपने खुद लिया था या आपके परिवार इसके पीछे था, या कोई एक्सटर्नल फैक्टर था कि आपने जो है उस वक्त आर्म्ड फोर्सेस ही चुने? नहीं, ये मैंने खुद ही फैसला किया था। और एक्चुअली है कि जब मैंने ये 1967 में आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन की थी तो मैंने एक इंट कोर, इसको बोलते हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस, ओके, एंड दैट टाइम ये फर्स्ट डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुई थी। ओके।
अदरवाइज मिलिट्री इंटेलिजेंस में पहले दूसरे यूनिटों से वो आते थे डेपुटेशन पर, मगर ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुई थी। तो मेरे एक दोस्त ने बोला यार चलो हम चलते हैं जी। तो विद ग्रेट प्लेजर हम गए, हमने ज्वाइन किया। तो फिर हमने बेसिक ट्रेनिंग की और उसके बाद हमने अपने जो कुछ होता है मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर्सेज वगैरह वो ये, तो पुणे में हमारा उस वक्त स्कूल था, नाउ दैट इज़ ए कॉलेज। तो वहाँ हमने फिर अपनी ट्रेनिंग वगैरह बड़ी अच्छी तरह से पूरी की। वहाँ पे कश्मीर से हम कुछ तकरीबन 7-8 लड़के थे, जम्मू से 7-8 लड़के थे, राजौरी पुंछ से भी 8-10 लड़के थे। तो इट वाज द ग्रुप ऑफ 25 अप्रॉक्सीमेटली। ओके। तो आपने ऐसे ज्वाइन किया। तो अगर मैं अनवर जी की बात करूं तो किसी एक्सटर्नल फैक्टर या फैमिली प्रेशर के थ्रू नहीं था, ये इनका खुद की चॉइस थी। और आर्मी इंटेलिजेंस में जो है इन्होंने एज ए नाइक काम किया है और 71 की वॉर में जो है शामिल भी हुए हैं। तो दोस्तों अगर मैं कुछ महीने पहले की बात करूं तो हमें पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है कितनी टेंशन उभर के आई। तो एज ए यंग जनरेशन, आपकी और मेरी ही बात कर रही हूँ, हमने जो है ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन देखी। लेकिन अनवर जी जो है 1971 की जंग में खुद शामिल हुए थे। तो अनवर जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उस वक्त क्या माहौल था, क्योंकि वो वक्त और आज का वक्त शायद मिसाइली दौर है और तब का वक्त इंसान टू इंसान, मैन टू मैन जंग होती थी। तो वो टाइम आप अपने अल्फाजों से कैसे बयान करना चाहते हैं उस इतिहास में? देखिए मैम, आज के वार का तो पता नहीं चलता था। रात को हम सोए थे तो भाई शू 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 मिसाइल वार होते रहे। उस वक्त की जंग तो फेस टू फेस, फ्रंट टू फ्रंट, देखना है कितना दम बाजू में है। ओके। आज तो देखते हैं कि कितना दम वो मिसाइलों में है। उस वक्त तो ये देखते थे कि कितना दम बाजू में है, किस यूनिट में कितना दम है, कौन किसके सामने टिक सकता है। ओके। बैनेट फाइटिंग होती थी। अच्छा। आमने सामने वो फाइट होती थी, आमने सामने वो होते थे, आमने सामने गर्दन से पकड़कर अरेस्ट करते थे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ये रहा आज तक। अब मेरे ख्याल में ना आज से पहले हुआ है न इसके बाद ये है, जो कि 93,000 उस वक्त हमने वो दुश्मन के वो अरेस्ट किए थे। वो 97 उधर बांग्लादेश वगैरह में। तो वो तो एक हिस्ट्री रही है, उससे पहले नहीं हुआ है ना इसके बाद। यहाँ इसके बाद तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो कोई अरेस्ट हो जाए कि मिसाइल वार में कौन अरेस्ट होगा। तो दैट वाज ए रिकॉर्ड। तो वो तभी हुआ, पॉसिबल हुआ कि जब वो मैन टू मैन वो फेस टू फेस फाइटिंग हो रही थी। और वो सिर्फ वहाँ नहीं, इधर बारामूला में भी, यहाँ इस एरिया में भी, जितना भी 19 ड्यू एरिया है इसका बहुत एरिया वास्ट था उस टाइम पर। पूरा ये फ्रॉम नारबल टू उडी 19 ड्यू होता था। तो यहाँ भी करना साइड पर, टंगडार साइड पर विदिन 6 आवर्स 4 पोस्ट हमारी वो बिहार रेजिमेंट थी उस टाइम पर, एक सिख रेजिमेंट थी, आई रिमेंबर सो। तो 6 घंटों में 4 पोस्ट हमने ली। जो मुझे याद है सिटल के उन पोस्टों का नाम था, जब तक वो पाकिस्तान के पास थे, वांजल 1, वांजल 2, वांजल 3, वांजल 4। तो ये उन पोस्टों के नाम थे और 6 घंटों में कवर किए थे। और यहाँ पर भी जो हमने POWs पकड़े थे, POW मीन्स प्रिजनर ऑफ वार जो थे, मोर देन 200 यहाँ थे 19 ड्यू में उस टाइम पर। 200 से ज़्यादा। तो मुझे भी उसके लिए वो बुलाया गया था। दैट टाइम आई वाज एट टंगडार, मगर मुझे वापस बुलाया गया था हेडक्वार्टर में उनको इंट्रोगेशन करने के लिए। तो एज वो जनरल रूल्स वगैरह हमें ज़्यादा इंट्रोगेशन नहीं करना, इंट्रोडक्शन नहीं, इंट्रोगेशन जो करना पड़ता है उनको, तो वो सिर्फ नाम, रैंक, नेम वगैरह वो ये लेना पड़ता है। तो एक ही नाइट में उनको फिर वापस हमें भेजना था उधर आगे। तो उनकी हालत देखकर हमें तरस आ रहा था कि हम इनसे क्या पूछें। अच्छा। उस सीजन में जबकि बॉर्डरों पर 20 फुट 22 फुट बर्फ थी। तो दोज गाइज वर इन PT शू, उनके पास वो कोई गर्म कपड़े नहीं थे। तो जब हमने पूछा तो उन्होंने बोला सर हम क्या करें, हम अभी रिक्रूट हैं, हमने कोई पूरी ट्रेनिंग भी नहीं की है वगैरह। तो ये इसलिए हुआ था कि जो उनके वो ऑलरेडी वो मोर देन इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख फौजी जो उनके वो अरेस्ट हो गए थे जी। तो उनके पास फौज नहीं रही थी, तो उन्होंने ट्रेनिंग सेंटरों से इन बच्चों को निकाला था। तो वो फिर क्या लड़ते यहाँ पर इन बॉर्डरों पर। तो मोर देन 200 उस वक्त 19 ड्यू के पास भी वो POWs थे, आई रिमेंबर। तो फिर उनको हमने एक ही अच्छी तरह वो खाना शाना खिलाया, वो किया, ये किया। और जिन 4 पोस्टों की मैं आपको बात कर रहा हूँ, 72 में फिर उस एरिया में मैं था ड्यूटी पर। 14 अगस्त को हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि उसी रिज के नीचे POK के साइड पर वो बिजलदार गांव और दूसरा गांव वहाँ पड़ता था कि भाई वो कुछ रेंजर्स आए हैं और वो उस पोस्ट के नीचे बैठे हैं। अच्छा। तकरीबन 1 कंपनी है।
तो हमने वो सरपंच वगैरह को बुलाकर उधर भेज दिया, भाई क्या बात है, ये क्यों आए हैं? तो उन्होंने बोला सर हम कोई लड़ने शड़ने नहीं आए हैं, हम विदाउट आर्म्स हैं। अच्छा, देवर फ्रॉम पाकिस्तान? देवर फ्रॉम पाकिस्तानी फोर्स वो थे। ओके। तो उन्होंने बोला लास्ट ईयर हमने 14 अगस्त ऊपर पोस्ट पर मनाया था, अब हम यहाँ नीचे गांव में मनाना चाहते हैं। ओके। तो एज ए वो आपको पता है कि भाई इंसानियत बड़ी चीज़ है और हमारी फौज में भी वो इंसानियत है जी। तो हमने वो मैनेज टी एंड पकौड़ा फॉर देम और हमने वो सरपंच के हाथ उनको वो भेज दिया, भाई ये आप पी लो, कोई बात नहीं है जी, बैठो। वो शाम तक वहाँ बैठे रहे तो देन दे वेंट बैक। ये तो मतलब पहली बार जो है मुझे शायद सुनने को मिल रहा है, क्योंकि आजकल जब हम जंगों की बात करते हैं तो जंग ऐसी लगती है कि जो है सिर्फ खून खराबा, बजाय उनमें वो भी होता है। लेकिन सर ने जो एक बात हमें बताई कि 14 अगस्त के दिन जो है पाकिस्तानी जो है फोर्सेस वो नीचे आई थी एंड फिर जो है आराम से विदाउट आर्म्स वो आई थी, तो दे वर ऑल्सो विदाउट आर्म्स, फिर चाय पकौड़ा पी के जो है वापस गए। तो दोस्तों यही कहानियाँ जो हैं मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, और यही कहानियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं दफन हो जाती हैं लोगों के साथ। लेकिन आपको और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन कहानियों को आगे लेके आएँ और अपने इतिहास को और भी करीब से जान पाएँ। तो सर उस टाइम क्या माहौल था जब 1971 में आपको पता चला कि अब जो है जंग लगने वाली है, तो तब आपकी क्या रिएक्शन थी और ख़ास तौर पे आपके घर वालों की क्या रिएक्शन थी? घर वालों की क्या रिएक्शन होनी थी इसमें? ठीक है, जंग है, जंग देश के लिए लड़ना है। देखिए मैं आपको बोलूँगा कि जंग के टाइम पर क्या, जब भी कोई फौजी बॉर्डर पर होता है जी, वो सिर्फ एक उस वक्त एक फौजी होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता है। बिल्कुल एक ही मोर्चे में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं, बिल्कुल। वो चारों एक ही मोर्चे में होते हैं, ये सोच करके भाई हमें सिर्फ अपनी देश की सेवा रखवाली करनी है। उनका उसका वक्त कोई मजहब नहीं होता है। वो एक ही प्लेट में खाते हैं, एक ही मग में खाते हैं, एक घूंट चाय पीते हैं, एक बंदा चाय पिएगा, दूसरा खड़ा रहेगा, तीसरा पिएगा, उसी में से एक घूंट वो खड़ा रहेगा। बिल्कुल, ये उस वक्त सिर्फ ये होता है कि भाई हमें सिर्फ देश की सेवा करनी है और देश की रखवाली करनी है। जी। एक फौजी का ये एक फौजी कभी रिटायर भी नहीं होता है, वो रिटायर होता है, यानी कि सिर्फ वर्दी उसकी उतर जाती है। वर्दी उतरने के बाद भी उसमें वही सिंसियरिटी और वही रहता है कि भी कभी भी मुझे बुलाएंगे तो हम वो देश के आगे क्लिक, चाहे कुछ भी। जैसे भी आप ऑपरेशन सिंदूर चला, हाँ जी, तो इस वक्त भी हमने वो सब एक्सप्रेस मैंने ये कहा था कि भाई अगर हमारी ज़रूरत होगी वी आर रेडी फॉर एनीथिंग, और हमने नाम वगैरह भी सबों ने वो लिख लिए थे। तो इसमें वो कोई वो घर की फिक्र, उस चीज़ की फिक्र कुछ नहीं रहती है। और उस वक्त के फौज में और इस वक्त के फौज में मैम आपको मैं ये बोलूँ, इस वक्त कम्युनिकेशन हर एक जगह है। बिल्कुल, एनीबॉडी एनीवेयर ही कैन टॉक टू हिज होम कहीं। उस वक्त ये पोजीशन थी कि जब कोई बॉर्डर पर होता था 2-2 3-3 महीने उनको घर वालों की कोई पता ही नहीं होता था घर में क्या हाल है क्या नहीं है। अब अगर घर से कोई चिट्ठी आती थी किसी दूर को, वो बेस हेडक्वार्टर में पहले सेंसर होती थी। अच्छा, अगर कोई उसमें गड़बड़ वगैरह लिखा होता तो वो आगे चिट्ठी नहीं भेजी जाती थी, इसलिए कि भाई उसको अगर चिट्ठी भेजेंगे वो डिमोरलाइज हो जाएगा, आने का साधन नहीं है, वो घर जा नहीं सकता है। जब फिर रास्ता खुलता था उसको बुलाया जाता था, जा यार छुट्टी जाए। तो मगर ये मैं आपको बोलूं कि 67 से लेकर 82 तक इतने मुश्किलातों के बावजूद भी मैंने कभी ये नहीं सुना कि किसी फौजी ने सुसाइड किया है। आजकल इतने वो सोर्सेज होकर भी, कम्युनिकेशन होकर भी, हर एक चीज़ होकर भी, जहां हम 2-2 3-3 दिन पैदल जाते थे पोस्ट पर, आजकल वहां पर गाड़ियां जाती हैं। बिल्कुल। तो उसके बावजूद अगर हम कभी सुनते हैं खबरों में ये कि भाई आज फलानी ने ये सुसाइड किया, गोली चलाई, वो क्या, तो बड़ा वो मूड ख़राब हो जाता है, जैसा अपना कोई वो मर गया हो। और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। जी, अगर मैं अनवर जी की बात करूं तो बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने कही कि फ़ौजी का कोई धर्म नहीं होता, कोई घर नहीं होता। घर ज़रूर होता है, लेकिन जब वो अपने काम पे होता है तो उसको वो चीज़ याद नहीं रखती है कि मेरे घर पे कौन रो रहा है, कौन क्या है। तो इट्स लाइक वेरी पावरफुल थिंग, और आम इंसान शायद सर इसको फील नहीं कर सकता। और अभी भी आपका ये जज्बा देख के जो है मुझे अपने अंदर एक बहुत प्राउड हो रहा है कि हमारे कश्मीर, हमारे बारामूला से भी ऐसे जज्बाती लोग हैं एंड इन दिस एज। तो सर आई जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन अबाउट वॉर। व्हाट डू यू थिंक, इज वॉर ए ऑप्शन? नो, वॉर इज नॉट एनी ऑप्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन। जी, वॉर से चाहे कोई जीते कोई हारे, हारा हुआ भी जीत करे, जीत हुआ भी हार के ही है, क्योंकि जो मैन्युअली वो लॉस हो जाता है। जी,
कितने घर वो बर्बाद हो जाते हैं, वो होता है और फ़ायदा कुछ नहीं मिलता। ठीक है भाई, हम वतन के लिए शहीद हो गए, वो ठीक है, मगर उसका कोई फिर सोल्यूशन नहीं निकलता है। जैसे अभी ये हुआ या मिलिटेंसी वगैरह होती है जी, तो इससे वार इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनी दिस प्रॉब्लम। जी, जो बातचीत से हो सकती है वो वार से नहीं हो सकती है। जी, और तरक्की भी वो हर एक वही मुल्क करेगा जिसमें ये वार वगैरह नहीं है, तो वार इज़ नॉट द सोल्यूशन। जी, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं जंग की बात करूं, वॉर की बात करूं, तो एक्चुअली वॉर इज़ नॉट ए ऑप्शन, नॉट ए सोल्यूशन ऑल्सो, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिसके कारण जंग भी लड़नी पड़ती है। लेकिन हमेशा जो है हम इंसानियत की तरफ ही चलेंगे। जो बातें शायद टेबल पे बैठ के हो सकती हैं वो गन के साथ नहीं हो सकती हैं, और जो गन के साथ हो सकती हैं वो टेबल के साथ नहीं हो सकती हैं। तो सर कुछ ऐसी छोटी सी कोई ऐसी आप 1 मिनट का कुछ आप ऐसी कहानी या कोई ऐसी आपकी मेमोरी आप बोलना चाहते हैं जो आप कभी नहीं भूल सकते फौजी जीवन में, जो आपके साथ हमेशा आपके दिल तक रही हो, कुछ ऐसा कोई फ़नी इंसिडेंट या कुछ भी? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बोलूं कि अब किसी को सुनने वाले को बुरा लगे या अच्छा लगे, यहाँ पहलगाम एपिसोड हो गया, इससे पहले भी कई एपिसोड हो गए। ये मिलिटेंट रॉकेट लॉन्चर तक हमने देखे हैं कि रॉकेट लॉन्चर लेकर आ गए वो पार से, वो 2 इंच मोटर्स 3 इंच मोटर्स, यानी कि हैवी गन्स उनके पास थे और वो बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया। नो डाउट लीकेजेस इन दिस कश्मीर बॉर्डर में तो बहुत जगह है, क्योंकि मैं बहुत बॉर्डर्स देखे हैं, लीकेजेस हैं। मगर फिर भी मैं आपको ये बोलूँ कि एक वाक़ा मुझे याद है जी, एक फॉरवर्ड पोस्ट पर मैं था, मेरे साथ मेरा एक कुलीग था। हम रात को सोए थे बैंकर में, तो 2:30 बजे रात को हमने कुत्ते की भूंकने की आवाज़ सुनी। तो मैंने उसको बोला, यार कुत्ते भूंक रहे हैं जी, तो उसने बोला, यार कुत्तों का काम ही ये भूंक रहा है। हाँ, मैंने बोला, नहीं, इनकी आवाज़ अलग है। उसने बोला, क्या आवाज़ समझ रहा है? तो मैंने बोला, यार पहले जो रात को भूंकते थे, नॉर्थ से कुत्ता भूंकता है, साउथ वाला उसको बोलता है ओके, ईस्ट वाला भूंकता है तो वेस्ट वाला उसको बोलता है ओके, एरिया ठीक है, मगर ये भूंकने की आवाज़ अलग है। तो उसने बोला, चलो ठीक है, कल देखेंगे। दूसरे दिन जब हम गांव में गए तो हमने देखा है, हमने पता किया इधर उधर से कि पार से पीओके से कुत्ता एक बॉर्डर क्रॉस करके आया था और उसको यहाँ के कुत्तों ने भगाया था, उसको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया। तो फिर ये हथियार लेकर कैसे आ गए वहाँ से, ट्रेनिंग करके किस रूट से आ गए, वो रूटों पर इतनी लीकेज क्या थी कि नॉट इन हंड्रेड्स बट इन थाउजेंड्स ट्रेनिंग करके यहाँ हथियार लेकर आए हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा दुख हो रहा है, हमारे टाइम पर ये नहीं चीज़ें हुई थी। जी, बिल्कुल आपने एक ऐसी बात सर ने कही जो शायद मुझे लगता है कि और इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा कि एक एपिसोड एक हुआ था, एक स्कैंडल एक हुआ था, उस स्कैंडल का नाम मैं नहीं लूँगा, तो दिल्ली में हुआ था। तो जब वो क्लोज़ हो गया वो चैप्टर, तो हमारे एक सीनियर ऑफिसर ने गेट टुगेदर किया, उसने हमें वो थोड़ा थैंक्स वगैरह किया कि बेटी अच्छी तरह हुआ। तो उसने बोला, किसी को कुछ बोलना है क्या? तो मैं खड़ा हुआ, मैंने बोला, सर मुझे बोलना है। बोला, हाँ बोलो। मैंने बोला, सर आई एम वेरी मच प्लीज्ड इन दिस स्कैंडल, नीदर देयर वाज नो एनीबडी फ्रॉम माई स्टेट एंड नॉट फ्रॉम माई कम्युनिटी। तो उसने बोला मुझे, अच्छा आप बैठो, ये बात तो मैं मानता हूँ कि आपके स्टेट से कोई नहीं था, मगर ये आपने कम्युनिटी का क्यों बोला है? मैंने बोला, सर जब जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे कोई सच लिस्ट मिला वगैरह वो मिला तो मैक्सिमम वो मेरी कम्युनिटी की ही थी। तो ये बात उसकी मैं आज तक नहीं भूल रहा हूँ। मैं आपको ये आज से, आई एम टॉकिंग ऑफ दिस 77 जी, उनने मुझे एक बात बोली कि बेटे याद रखना, क्रिमिनल कम्युनल एंटी नेशन जो गद्दारी होते हैं, इनका कोई मजहब नहीं होता है, उनको किसी कम्युनिटी के साथ आप जोड़ो ही मत कभी, उनका कोई मजहब नहीं होता, इसलिए इस चीज़ को कम्युनिटी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। तो ये मैं सबों को ये बोलता हूँ कि भाई जो इस ऐसे लोग होते हैं उनका कोई रिलीजन नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि ऐसे लोगों का जो भी किसी की जान लेता है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, तो सही बात है, उसका कोई मज़हब नहीं होता, क्योंकि कोई भी मज़हब बैर नहीं सिखाता। एंड सर आखिर में मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी आपका पैगाम, ख़ास तौर पे हमारे यंगस्टर्स के लिए, ख़ास क्योंकि अगर मैं आपकी बात करूँ, आपने पहले का समा भी देखा है, अभी का समा भी देखा है, और प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि आने वाला समा कैसा होगा। तो ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं तो ये बोलूँगा कि कश्मीर के नौजवानों ने तो अपना बचपन देखा ही नहीं,
बिल्कुल। हम अपने बचपन में जब नौजवानी में 12 बजे 1 बजे रात पिक्चर देखकर वगैरह आते थे, तो हमारे बचपन हमारे जवानों ने तो आँख खोली तो ग्रेनेड के धमाके से, सही बात। या गोलियों की बूछार में, बिल्कुल। इन्होंने तो आज़ादी जो देखा नहीं कि ज़िंदगी क्या होती है। अब सिर्फ मैं इतना उनको बोलूँगा कि भाई अपना ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ, अपनी तरक्की की तरफ, कंपटीशन का ज़माना है तो उसकी तरफ ध्यान दे दो कि कैसा हमारा फ्यूचर बनेगा। लड़ाई झगड़ों इन चीज़ों से न कुछ आज तक किसी को हासिल हुआ न कुछ मिलेगा। कंपटीशन का ज़माना है और आगे तरक्की के लिए अपनी राह संभालो। शुक्रिया अनवर जी, थैंक यू। आपके साथ बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर मैं 71 की बात करूं, 67 की बात करूं या कुछ भी इतिहास की बात करूं, तो इनके साथ जान के, इनके साथ बात करके शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत से यंगस्टर्स का जंग को देखने का नज़रिया बदलेगा। एंड ऑन दिस वेरी प्राइडफुल डे ऑफ इंडिया, देश और विदेश में आज का दिन मनाया जाता है। एंड आई जस्ट वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू कि आप इस दिन को महसूस करें, सब किसी की जितनी भी शहीदियाँ इस देश के लिए हुई हैं उनको याद करें। और मैं वापस आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत मज़ा आया आपसे बात करने का, जानकर। तो दोस्तों एक और एपिसोड में ज़रूर मिलूंगी आवाज़ें दिल की, क्योंकि वो जो दिल की बातें थी वो मैंने अनवर जी की ज़रूर आपके तक पहुँचाई। एंड आगे भी कोशिश करूँगी आप सबकी बातें आपके तक पहुँचाने की। एंड वंस अगेन वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस। जय हिंद।